नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। वसंत के इस मौसम में उत्तर भारत के कई इलाकों में लोग जब अपने रजाई, कंबल, जैकेट, स्वेटर वापस पैक करने जा रहे थे कि सर्द मौसम अचानक कुछ दिन पहले लौट आया। हवाओं में ठंडक ऐसी आई कि लोगों को फिर गर्म कपड़े पहनने पड़ गए। और कल और आज दिल्ली एनसीआर की हवा में ठंड कुछ ज्यादा ही है। बीते कुछ दिनों में मौसम ने जो अंगड़ाई ली, उससे सर्दियों के फिर लौटने का एहसास हो गया। हालांकि यह एहसास बस कुछ ही दिन का है। ये सर्दी कब तक रह सकती है, क्यों अचानक लौट आई, वो भी तब जब फरवरी का मौसम ऐतिहासिक तौर पर गर्म रहा। आने वाले दिनों में किस तरह का मौसम हम देखने जा रहे हैं, इस बार की गर्मियां क्या गुल खिलाएंगी, इस सब पर हम करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले कुछ ताजा तस्वीरें। उत्तर भारत के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में अचानक बर्फबारी और बारिश से मौसम ठंडा हो गया। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में फरवरी के आखिरी दिन और मार्च के पहले हफ्ते में बर्फबारी हुई। इस वजह से कई जगहों पर सड़कें बंद हो गई। कुछ इलाकों में भारी बर्फबारी के कारण हिमस्खलन और भूस्खलन की घटनाएं भी देखने को मिली। भारी बर्फबारी की वजह से बद्रीनाथ के पास माना गांव से महज 500 मीटर दूर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक लेबर कैंप पर भूस्खलन से बड़ा हादसा हुआ। 54 मजदूर हिमस्खलन के कारण बर्फ में दब गए। करीब 60 घंटे चले बचाव अभियान के बाद 54 में से 46 मजदूरों को बचा लिया गया, लेकिन 8 मजदूरों की मौत हो गई। हिमस्खलन के इस हादसे से यह साफ है कि किस पैमाने पर बीते कुछ ही दिनों में ऊंचे पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फ पड़ गई। पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी का असर निचले पहाड़ी इलाकों और मैदानी इलाकों में भी खूब महसूस हुआ है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तापमान में कमी आई और ठंडी हवाएं चली। हालांकि दिन में सूरज की तपिश हवाओं की इस ठंडक से लड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन रातें फिर से ठंडी हो गई। मौसम विभाग का अनुमान है कि 6 मार्च के बाद, यानी आज के बाद और कल के बाद मौसम फिर बदलेगा और सर्दी कम हो जाएगी। स्काईमेट वेदर के मुताबिक पश्चिमी हिमालयी इलाकों में अगले 24 घंटे में हल्की से सामान्य बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद तापमान में बढ़ोतरी शुरू होगी। हमने मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद शर्मा से पूछा कि जब फरवरी गर्म रही तो मार्च में अचानक सर्द मौसम क्यों इस तरह लौट आया। हाँ, देखिए, एक बार ऐसा हो गया था कि आपको जनवरी और फरवरी में इस बार खासकर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं, जिनके चलते हमें पहाड़ों पे बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में वर्षा होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कम थी और कोई ठंडी हवाएं भी मैदानी क्षेत्रों की तरफ नहीं आ रही थी जो नॉर्थ से आती हैं। तो इसके लिए थोड़ा इस बार लोगों को गर्मी थोड़ा ज्यादा महसूस होने लग गई, और खासकर फरवरी के महीने में। और लोगों का मानना था कि इस बार गर्मी बहुत जल्दी आने वाली है। तो मगर ठीक एंड जब हो रहा था फरवरी, तो एक बहुत स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो कि पश्चिम से आता है, मेडिटेरेनियन ओशन के ऊपर डेवलप होता है और वहां से मूव करता हुआ हमारे रीजन में आता है। और ये इसमें एक ट्रफ थी, और ट्रफ के साथ साथ इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ था, एक राजस्थान के आसपास और एक यूपी के आसपास। और ये सिस्टम अपने साथ भी नमी लाया था, और इसने साथ में अरबियन सी से, यानी अरब सागर से भी नमी को खींचा, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम था और इसने झमाझम बर्फबारी जो है, भारी बर्फबारी दी पहाड़ी क्षेत्रों में, और मैदानी क्षेत्रों में लाइट टू मॉडरेट रेन जिसे कहते हैं, हल्की से मध्यम वर्षा। तो इन सब के चलते जो है, और उसके बाद जैसे ही सिस्टम गया, उसके बाद बैक टू बैक दूसरा एक सिस्टम आ गया। हालांकि वो इतना स्ट्रांग नहीं था, उसने भी कहते पहाड़ों में एक बार फिर दोबारा से बर्फबारी दी, और कुछ इलाकों में हल्की या मध्यम वर्षा बर्फबारी हुई। और उसके बाद जो है, जो ठंडी हवाएं आई, उन्होंने मैदानी क्षेत्रों में सब जगह तापमान गिरा दिया। और आज तो आप देख रहे होंगे कि दिन में भी बहुत तेज हवाएं चल रही थी, सरफेस विंड जो है बहुत स्ट्रांग थी और ठंडी थी। तो बेसिकली जो आप जो ठंड महसूस कर रहे हैं, तो इसका कारण यही है। और एक बड़ा अच्छी बात हो गई है कि जहां लोग सोच रहे हैं कि अब गर्मी एकदम शुरू हो जाएगी मार्च में और बहुत तापमान बढ़ जाएंगे, तो ये एक रोक लगी है। और एटलीस्ट 8-10 जी, दिन तो आपके मार्च के अच्छे निकल जाएंगे। हु नोज, उसके बाद एक पश्चिम विक्षोभ कोई और आ गया तो फिर आपके और अच्छा मौसम अच्छा हो सकता है। जी। तो जैसा डॉक्टर आनंद शर्मा ने बताया कि मौसम में अचानक आए बदलाव और ठंड बढ़ने के पीछे एक के बाद एक आए 2 पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं, जिन्हें वेस्टर्लीज भी कहते हैं। ये एक तरह का वेदर सिस्टम है जो अपने साथ बर्फ और बारिश लेकर भारतीय उपमहाद्वीप की ओर आता है।
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सर्दियों में उठने वाले वो निम्न दबाव के तूफानी बादल हैं जिन्हें आप देख सकते हैं कि भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और काला सागर से ये उठते हैं और पूर्व की ओर चलते हुए हिमालय के आर पार बारिश और बर्फबारी की वजह बनते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का विस्तार दक्षिण पूर्वी नेपाल और उत्तरी बांग्लादेश तक फैला होता है। दिसंबर से लेकर मार्च के महीनों तक इनका आना सामान्य बात है। पश्चिमी विक्षोभ हमारे लिए इसलिए खास हैं क्योंकि इनकी वजह से सर्दियों में हिमालय में बर्फबारी होती है और यही बर्फ जब गर्मियों में पिघलती है तो गर्मी के उन दिनों में हमारे लिए पानी की गारंटी बन जाती है। हालांकि पिछले कुछ अरसे में देखा गया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का समय भी कुछ बदला है। वो जनवरी फरवरी में कुछ कम हुआ है और मार्च यहाँ तक कि अप्रैल तक काफ़ी बढ़ा है। ये भी देखा गया है कि सर्दियाँ अब पहले से देर से आ रही हैं और उनकी समयावधि सिकुड़ रही है, यानी वो कम समय के लिए रहती हैं। देखिए, हाँ, कुछ सालों के आंकड़े देखें तो ये लोगों का, साइंटिस्ट का मानना है कि भाई, और ये प्रदेश में जो काम कर रहे हैं अन्य कृषि वैज्ञानिक वगैरह भी, उनका मानना है कि भाई थोड़ा सा, जैसे कि जनवरी फरवरी में ज्यादा पश्चिमी विक्षोभ आते थे, अब ये थोड़ा सा मतलब कि देरी से आ रहे हैं और मार्च अप्रैल में भी ये ज्यादा सक्रिय हो जा रहे हैं। मगर इसके पीछे यदि मैं देखूं तो एक कारण नहीं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। एक तो नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, जो 2 साल एक जैसे नहीं होते। अब कुछ साल ऐसा देखा गया, बीच में एक बार पहले भी एक दौर आया था जब जो पश्चिमी विक्षोभ की जो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी काफी कम हो गई थी, तो लोगों का मानना था ये शायद कुछ का था ये क्लाइमेट चेंज, कुछ का मानना था ईरान इराक में वॉर चल रही थी इतने लंबे समय से, शायद उसका परिणाम हो। पर उसके बाद ये फिर थोड़ा सा ठीक हुआ और उसके बाद में फिर अभी पिछले कुछ सालों से देखने को मिल रहा है कि ये थोड़ा सा खिसक गया है। तो इसके पीछे नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी है और थोड़ा एडेड प्रेशर है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का भी। और उसके साथ साथ कुछ थोड़ा सा इन्फ्लुएंस, जब मान लें कि जिस तरह से हम एरोसॉल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं एटमॉस्फेयर में, कार्बन, वो सूट, ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक कारण नहीं है, हाँ, मगर ये जरूर है थोड़ा इसका कंपोनेंट क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग का भी है। मौसम के अचानक करवट लेने, तापमान में अचानक बहुत ज़्यादा अंतर आने या फिर बेमौसम बारिश और बर्फबारी का सबसे ज़्यादा असर होता है हमारे किसानों पर, जिनकी आजीविका खेती पर ही आधारित होती है। इन दिनों रबी की फसल खेतों में है, गेहूं में बालियां आ रही हैं। ये मौसम होता है जब खेतों में जौ, जई, मटर, आलू, टमाटर, गोभी, प्याज, सूरजमुखी, सरसों जैसी फसलें लहलहा रही होती हैं। पर्वतीय इलाकों में सेब में इन दिनों फूल आने वाले होते हैं। आड़ू, खुबानी, नाशपाती जैसे फलों के पेड़ों में भी फूल आने की शुरुआत होती है। ऐसे में अचानक बारिश और बर्फबारी का उन पर असर पड़ना तय है। किसानों के लिए मौसम वैज्ञानिकों की सलाह इसलिए काफी खास हो जाती है। डॉक्टर आनंद शर्मा ने बताया कि किसानों को इस मौसम में किस तरह की सलाह दी जाती है, कैसे उन्हें सावधान रहना चाहिए। देखिए, इस समय ये देखिए, ज्यादातर जो कहते हैं फसलें हैं, उनमें डेवलपमेंट स्टेज पे जब होती हैं तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बल्कि इस समय इट्स ए वेलकम। चाहे वो अपने व्हीट क्रॉप हो, चाहे आपकी सरसों हो, बार्ले हो, जितने भी फसलें इस समय होती हैं सेब और सेब की प्रजातियों से, तो इसमें कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही है। इस समय प्रॉब्लम जब आती है कि ये वर्षा जब हो, जब फ्लावरिंग हो रही हो, या फिर जो फसल जो है मेच्योरिटी होती है, हार्वेस्टिंग की स्टेज पर होती है, उस समय यदि झमाझम बारिश हो जाए तो फसल जो तैयार होती है वो गीली हो जाएगी। और दूसरा, उसके बाद जैसे आज आपने देखा कि इतनी तेज हवाएं चलती हैं, तो उस समय जब तेज हवाएं चल जाए तो फसल में लॉजिंग, यानी फसल गिरने का डर रहता है। तो इस समय तो ऐसा कुछ नहीं है। और चूंकि काफी लंबे समय से वर्षा नहीं हुई थी, तो सॉइल में भी मॉइस्चर की कमी थी, तो अभी सॉइल मॉइस्चर भी रिचार्ज हो गया, फसल को अच्छा वो भी मिल गया, मतलब कि नमी मिल गई, पानी मिल गया। तो ये तो अच्छी है। हाँ, यही चीज यदि अप्रैल में होगी, जब फसल हार्वेस्टिंग का टाइम होगा, या लेट मार्च में जब सरसों कोई हार्वेस्टिंग होगी, तब नुकसान होता है। पर इस समय जो है ये ठीक ही हुआ है और अच्छा हो गया। और पहाड़ों क्षेत्रों में और रिजर्वायर में भी पानी आ गया, सॉइल मॉइस्चर हो गया, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो जाएगा, तो ये अच्छा ही है इस समय तो। अब विरोधाभास देखिए, मार्च के शुरू होते ही मौसम ठंडा हो गया, लेकिन उससे ठीक पहले फरवरी का महीना गर्म रहा। दिल्ली ने बीते 74 साल में सबसे गर्म फरवरी को महसूस किया। पूरी दुनिया में गर्मी के मामले में ये फरवरी कैसी रही, इसके आंकड़े अगले कुछ दिन में आने वाले हैं। तभी पता चलेगा कि क्या इस बार की फरवरी पिछले साल की फरवरी का रिकॉर्ड तोड़ेगी।
यूरोपियन यूनियन की कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस यानी C3S के मुताबिक पिछले साल की फरवरी यानी फरवरी 2024 ने दुनिया भर में औसत गर्मी का रिकॉर्ड तोड़ा था और वो आज तक रिकॉर्ड किया गया फरवरी का सबसे गर्म महीना रहा था। C3S के मुताबिक फरवरी 2024 पूर्व औद्योगिक औसत से 1.8 डिग्री ज्यादा गर्म रहा। पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री की सीमा से कहीं ज्यादा। लेकिन इस साल जनवरी के आंकड़े आ चुके हैं और उसने पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। C3S के मुताबिक जनवरी 2025 आज तक का सबसे गर्म जनवरी रहा। 1991 से 2020 के औसत से 0.79 डिग्री ज्यादा। अगर पूर्व औद्योगिक स्तर के औसत तापमान के मुकाबले देखें तो जनवरी 2025 1.75 डिग्री गर्म रहा। बीते 19 महीने में यह 18वां महीना रहा जब वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक औसत तापमान से 1.5 डिग्री से ज्यादा ऊपर रहा, जो पेरिस समझौते की पहली सीमा तय की गई थी। पेरिस समझौते की इस लिमिट के साथ कितना खिलवाड़ हो चुका है, इस पर भी हम करेंगे बात। जब भी क्लाइमेट चेंज की बात होती है तो एक शब्द बार बार सामने आता है, प्री इंडस्ट्रियल एवरेज टेम्परेचर, यानी पूर्व औद्योगिक औसत तापमान। इसे समझे बगैर क्लाइमेट चेंज में हो रहे बदलाव की गंभीरता का आकलन नहीं हो सकता। पूर्व औद्योगिक औसत तापमान का मतलब है 1850 से 1900 के बीच के दौर का वैश्विक औसत तापमान। आज तापमान में हो रहे बदलावों के लिए इसे बेसलाइन माना जाता है। 50 साल के इस दौर को इसलिए चुना गया क्योंकि इसी दौरान दुनिया में तेजी से औद्योगिकरण हुआ। फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला, तेल वगैरह के इस्तेमाल से बड़ी तेजी से ग्रीन हाउस गैसें बढ़ी, जिन्होंने 1850 से पहले के मुकाबले आबो हवा पर कहीं ज्यादा असर डाला। इसीलिए इस औसत तापमान को आधार मानकर आज के तापमान का आकलन किया जाता है और यह अंदाजा लगता है कि हमारी गतिविधियों के कारण क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है या क्लाइमेट कैसे बदल रहा है। हम अब ये समझ चुके हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती का बढ़ता औसत तापमान हम पर कितना असर डाल सकता है। इसकी वजह से आए दिन बेमौसमी बदलाव देखने को मिलते हैं। गर्मियां और गर्म हो रही हैं। बरसात के दिनों में कहीं सूखा पड़ सकता है तो कहीं अतिवृष्टि हो सकती है। सर्दियां इस वजह से सिकुड़ती जा रही हैं। चक्रवाती तूफान के पैटर्न पर भी असर पड़ा है। इससे नुकसान कम से कम हो, इसके लिए जरूरी है कि क्लाइमेट चेंज की इस रफ्तार को कम किया जाए। इसी से निपटने के लिए हर साल दुनिया के किसी एक देश में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस होती है। इसी दिशा में 2015 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई संयुक्त राष्ट्र की क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऐतिहासिक रही। इस बैठक का सबसे बड़ा नतीजा यह रहा कि दुनिया के तमाम देशों के बीच इस बात पर एक राय बनी कि दुनिया के औसत तापमान को पूर्व औद्योगिक औसत तापमान से 1.5 डिग्री तक ही सीमित रखा जाए, यानी उससे 1.5 डिग्री से ज्यादा वो न बढ़े और किसी भी हाल में 2 डिग्री से अधिक तो उसे न बढ़ने दिया जाए। इसके लिए सभी देशों को अपनी ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, इमिशन कम करना होगा, जो तभी हो सकता है जब फॉसिल फ्यूल जैसे कोयला, तेल और गैस की खपत को कम से कम किया जाए। सभी देश क्लाइमेट चेंज के असर से निपटने के लिए खुद को लचीला बनाएं, अपनी नीतियों में जरूरी बदलाव करें। सभी देश पारदर्शी तरीके से ये बताएं कि क्लाइमेट चेंज को घटाने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं, क्या लक्ष्य तय किए हैं। इसके लिए नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस यानी राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान, जिसे संक्षेप में NDC कहा गया, वो तय किए गए, जिसके तहत देशों ने क्लाइमेट चेंज से निपटने की अपनी योजनाएं संयुक्त राष्ट्र को सौंपी। इनमें यह बताया गया कि ग्रीन हाउस गैसों को देश कैसे कम करेंगे। इसे क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हर देश के नेतृत्व का एक वादा आप मान सकते हैं। हर 5 साल पर देश अपने NDC को अपडेट करते हैं। ये समीक्षा की जाती है कि वादे पर कितना अमल हुआ और कितना बाकी है और आगे क्या किया जाना चाहिए। तो पेरिस समझौते ने दुनिया को बेहतर और जीने लायक बने रहने देने के लिए एक बड़ा लक्ष्य तय किया। देश स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़े, लेकिन लगता नहीं कि इस दिशा में उतना हासिल हो पाया है जितना होना चाहिए था। इसका उदाहरण है कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस यानी C3S की रिसर्च के नतीजे। C3S के मुताबिक पिछला साल 2024 दुनिया का सबसे गर्म साल रहा, यानी जब से रिकॉर्ड रखे जाने शुरू हुए तब से सबसे गर्म साल। आप देख सकते हैं इस आखिरी लाइन को, इसने 1.5 डिग्री की वो सीमा जो है, जो तय की गई थी पेरिस समझौते में, वो तोड़ दी है औसत तापमान के मामले में। और सिर्फ औसत ये रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, बल्कि पिछले साल का हर महीना बीते सभी सालों के उसी महीने से ज्यादा गर्म रहा। C3S दुनिया के अलग अलग देशों की प्रयोगशालाओं के आंकड़ों को जुटाकर उनका विश्लेषण करता है और फिर नतीजे पर पहुंचता है। 2024 के इतना गर्म होने के पीछे सबसे बड़ी वजह मानव जनित कारणों से तापमान का बढ़ना है। इसके अलावा अल नीनो जैसी मौसमी प्रक्रियाएं भी पिछले साल के ज्यादा गर्म रहने की एक वजह रही।
C3S के नतीजों में यह भी सामने आया कि पिछले 10 साल का हर साल, यानी 2015 से 2024 तक का हर साल आज तक के 10 सबसे गर्म सालों में से एक रहा। तो क्लाइमेट चेंज एक हकीकत है जिससे लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं। अगर हम ये देखें कि दुनिया में क्लाइमेट चेंज के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन से देश हैं, तो ये पता लगेगा कि किस किस ने सबसे ज्यादा इसमें भूमिका निभाई। वैसे आज तक सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने के मामले में सबसे ऊपर आता है अमेरिका, लेकिन पिछले कई साल से चीन ने उसकी जगह ले ली है। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के मुताबिक साल 2022 में चीन ने सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन किया है। दुनिया के कुल ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 30% अकेला चीन करता है। इस बड़े गोले से आप देख सकते हैं। उसके बाद दूसरे स्थान पर अमेरिका आता है, तीसरे स्थान पर भारत है और चौथे स्थान पर यूरोपियन यूनियन के तमाम देश, फिर रूस, जापान, ब्राजील और अन्य देशों का नंबर आता है। और उसी हिसाब से ये जो गोले हैं आप देख सकते हैं छोटे हो रहे हैं। दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले देश दुनिया के कुल प्रदूषण का 83% प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। अगर प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस उत्सर्जन के हिसाब से देखें तो दुनिया में 20 सबसे आगे जो देश हैं वही हैं। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के मुताबिक 2022 में सऊदी अरब इस मामले में सबसे आगे रहा, यानी प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन सऊदी अरब ने किया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर अमेरिका, फिर कनाडा रहे। इसका मतलब यह है कि प्रति व्यक्ति ये देश सबसे ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं। चीन कुल प्रदूषण फैलाने में तो सबसे ऊपर है, लेकिन सब बड़ी आबादी होने के कारण उसका प्रति व्यक्ति प्रदूषण कम हो जाता है। हालांकि फिर भी 10 टन के साथ वो काफी ज्यादा है। 2022 में चीन की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा थी और अब वो जगह भारत ने ले ली है। बड़ी आबादी के कारण भारत का भी प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन काफी कम है, करीब 2.5 टन के आसपास। तो चीन से ये लगभग 1/4 है। चीन और भारत जैसे विकासशील देशों के मामले में खास बात यह है कि इनके आगे विकास और औद्योगिकरण की संभावनाएं अभी काफी ज्यादा हैं, इसलिए इनका उत्सर्जन अभी और बढ़ेगा। जबकि विकसित देश इस मामले में पहले ही काफी तरक्की कर चुके हैं, पहले ही दुनिया में काफी धुआं फैला चुके हैं। यही वजह है कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के मामले में विकसित देशों की जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं, लेकिन दुनिया का सबसे औद्योगिक देश अमेरिका ही इस जिम्मेदारी से भाग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। पहले दौर में राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अमेरिका को पेरिस समझौते की जिम्मेदारियों से बाहर कर दिया था। जो बाइडेन अमेरिका में जब राष्ट्रपति बने तो फिर पेरिस समझौते में अपने देश को ले आए, लेकिन ट्रंप अब दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तो फिर अपने देश को पेरिस समझौते के तहत जिम्मेदारियों से उन्होंने अलग कर दिया है। यह क्लाइमेट चेंज से निपट रही दुनिया के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। देखिए, अमेरिका एक कहते हैं लीडर है, वर्ल्ड लीडर है और लोग उसकी तरफ देखते हैं कि वो क्या डिसीजन ले रहे हैं। तो उन्होंने जो अपने आप को विड्रॉ किया कहते हैं पेरिस एग्रीमेंट से, वो एक अच्छा सिग्नल तो नहीं है। मगर आज दूसरी बात ये भी कहें तो अब बाकी देशों के लोग जो हैं वो इंडिपेंडेंटली सोचने लगे हैं। जैसे पहले ये होता था कि जो अमेरिका ने कह दिया तो वो लास्ट वर्ड होता था, अब ऐसा नहीं है। इंडिया ने जो डिसीजन लिया, इंडिया जो है वो पेरिस एग्रीमेंट के साथ है और उन्होंने, और इवन चाइना भी, और उन्होंने डिसीजन लिया इंडिया ने खासकर कि हम लोग 2050 या 2070 के बीच में जो है कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, यानी कि हम मतलब कि कार्बन जो उत्सर्जन होगा हमारा बेयर मिनिमम हो जाएगा। तो वो एक अच्छा स्टेप है इंडिया की तरफ से। और मैं दूसरा ये मानता हूँ कि अब हम लोग जो है, हमारी जो लीडरशिप जिस तरह से की है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले रहे हैं। तो मैं इस स्थिति को एक अपॉर्चुनिटी मानता हूँ कि हम लोग सोलर एनर्जी को इस समय जो है उसको बिल्कुल बढ़ावा दें। क्योंकि हम लोग अमेरिका ने कहा है कि वो लोग अपना ट्रम्प का कहना है ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी कि अपना ऑयल निकालो, ज्यादा से ज्यादा निकालो, फॉसिल फ्यूल को यूज करो। मगर हम ऐसा नहीं कर सकते, हम लोगों को सारा इंपोर्ट करना पड़ता है, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज तो उसी में चला जाता है। तो हम लोगों को सोलर एनर्जी जितना मैक्सिमम है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि हम ट्रॉपिकल कंट्री हैं और हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी मेजर रोल किया है और काफी हद तक हम लोग काफी एग्रेसिव हैं इसमें। और एग्रेसिव होने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा हमें सोलर एनर्जी को हार्वेस्ट करना होगा और फॉसिल फ्यूल पे अपनी निर्भरता को कम करना होगा। दूसरी तरफ हमको ईवी जो है, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी ऑपरेटेड कार्स वगैरह हैं, उसमें हमें फोकस करना पड़ेगा, उसमें भी बहुत एग्रेसिव होना पड़ेगा। और खासकर ईवी वाली जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर है उसमें हम वर्ल्ड लीडर बन सकते हैं। 4 व्हीलर्स में हम थोड़े पीछे हैं अभी, मगर उसमें भी हमें एग्रेसिव रोल करना होगा और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को बढ़ाना होगा। ऑलरेडी आपकी देखा होगा, चाहे मारुति हो, चाहे टाटा हो, चाहे महिंद्रा हो, ज्यादातर कंपनीज ने ईवी अपनी कार्स
लॉन्च की हैं बाजार के अंदर। उधर आपके एलन मस्क भी आने वाला है, पर मैं फिर भी जानता हूँ कि कंपटीशन अच्छा होगा और हम लोग और एग्रेसिव होंगे और वर्ल्ड लीडर हमें बनने की अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। और हम लोगों को एक दिशा भी दे सकते हैं कि भाई देखिए, हम अपनी तरफ से कार्बन उत्सर्जन को कम से कम कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग फोकस कर रहे हैं सोलर एनर्जी हार्वेस्टिंग पे और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के ऊपर। तो एक मुझे लगता है अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। जी। क्लाइमेट चेंज हमारे सामने एक ऐसी आपदा है जो लगातार हम पर बनी हुई है। इससे निपटना है तो बहुत गंभीरता से आगे बढ़ना होगा। अब ये तमाम बातें हुई तो अब गर्मियों का मौसम बिल्कुल आने वाला है। कैसी इस बार गर्मियां रहेंगी? क्या 2024 का भी रिकॉर्ड टूट सकता है? इस पर भी हमने मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद शर्मा से बात की। देखिए, इस बार मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है, तो उनका मानना है कि तापमान जो है सामान्य से ज़्यादा रहेंगे और हीट वेव जो है वो भी थोड़ा लंबा खींच सकती हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी भी ज़्यादा हो सकती है। मगर देखिए, एक चीज़ इसमें ये याद करने की बात है, ये सब निर्भर करेगा कि पश्चिमी विक्षोभ की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी मार्च और अप्रैल में खासकर कैसी रहती है। अब आपने देखा ही, अभी एक पश्चिमी विक्षोभ जो आया था इतना ज़बरदस्त एंड ऑफ फरवरी में, उसका इन्फ्लुएंस आप देख रहे हैं कि लोग मान के चल रहे थे कि मार्च शुरुआत ही बहुत जबरदस्त होने वाली है इस बार गर्मी से, मगर इस समय बहुत प्लेजेंट है, बल्कि दोबारा से सर्दी वाले कपड़े निकल आए हैं। तो ये कहना एक तरफ तो ठीक है, इन जनरल ट्रेंड जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जो हो रहा है, सिटीज जो है आपको दिख रहा है कंक्रीट में तब्दील हो रही हैं और एसीज और गाड़ियां जिस तरह से हीट को पंप कर रही हैं एटमॉस्फेयर में, और जो बिल्डिंग्स, ये जो सीमेंट लोहा सब एब्जॉर्ब करता है धीरे धीरे रिलीज करता है, उससे सिटीज के टेम्परेचर भी बढ़ रहे हैं। तो वो एक इश्यू तो हमारे सामने है ही, बट उस पर भी साथ साथ निर्भर करेगा इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी पे। मगर फिर भी हमें तैयार रहना चाहिए। यदि ज्यादा हीट वेव होती है, गर्मी पड़ती है, तो हमको उसके लिए तैयारी कर रखनी चाहिए अपनी, और समय समय जब मौसम विभाग उसकी कहते हैं अर्ली वार्निंग देगा लू की और हाई टेम्परेचर्स की, तो वो लोगों को उसको सुनना चाहिए और उसको फैक्टर करना चाहिए अपने डे टू डे प्लानिंग के अंदर, जिसे हम कहते हैं बी वेदर वाइज एंड क्लाइमेट स्मार्ट। तो देखते हैं इस बार गर्मियां जो हैं किस तरह का गुल खिलाती हैं। मौसम से अगर दोस्ती करनी है और क्लाइमेट चेंज से लड़ना है तो पर्यावरण का दोस्त बनिए। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में अभी इतना ही। नमस्कार।